हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए थर्ड ईयर हिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। और ये टॉपिक जो है दोस्तों आज हिस्ट्री का है और इसको जो है आज हम इस क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के बारे में मैं बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं, तो उसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में जो स्थिति कायम हुई है वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। ठीक है ना। जिसे ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अब हो जाएगा और सेकेंड वर्ल्ड, अगर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वीडियो बहुत अच्छे से देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएगी। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। शीत युद्ध का अर्थ समझाते हुए इसके उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। दोस्तों साधारण भाषा में शीत युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जब युद्ध ना होकर के युद्ध का माहौल होता है, यानी कि दो देश आमने सामने हो आ जाते हैं, हथियार निकल जाते हैं, लेकिन असल में असली लड़ाई नहीं होती है। अर्थात अस्त्र शस्त्र शस्त्र द्वारा लड़ाई ना होकर वैचारिक मतभेद का माहौल होता है। सिर्फ बातों की लड़ाई होती है, विचारों की लड़ाई होती है। कोई वो दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं मानते, विचारधारा यानी दोनों के विचार बहुत अलग होते हैं, यही शीत युद्ध कहलाता है। इतिहास में ऐसी स्थिति जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका, दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ सोवियत रूस के मध्य लगभग 1945 से 1990 के दशक तक देखी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शीत युद्ध था वो बेसिकली अमेरिका और किसके, सोवियत रूस जो था, सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं, इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है। और ये जो लड़ाई थी 1945 से 1990 का दशक कहते हैं। और असल में देखा जाए तो 1991 है। 1991 में सोवियत संघ का अंत हो गया था, लेकिन हमने 90 का दशक लिख दिया है तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो 1945 से 1990 के दशक तक दोनों के मध्य ये लड़ाई यानी कि शीत युद्ध देखा गया। शीत युद्ध शब्द जो था इसका प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के एक राजनीतिक थे, विद्वान, जिनका नाम था बर्नार्ड बारिक। इन्होंने सबसे पहले ये शब्द प्रयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दुनिया में अगर देखा जाए तो शीत युद्ध एक निरंतर लगातार चलने वाला संघर्ष था। दोनों देशों के बीच अविश्वास, शंका, अविश्वास जो भरोसा ना होना, शंका यानी शक, और घृणा नफरत की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें विरोधियों के मध्य, दोनों देशों के मध्य कोई प्रत्यक्ष सही सैनिक संघर्ष, सैनिक लड़ाई नहीं होती। अर्थात एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें विरोधी पक्ष अपने सारे कूटनीतिक यानी चालाकी वाले संबंध कायम कर रखते हुए एक दूसरे को कमजोर करने का प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों अगर शीत युद्ध के बारे में हम बोले तो शीत युद्ध में होता क्या है कि दोनों ही महाशक्तियां, अमेरिका हो या सोवियत संघ हो, दोनों में अविश्वास की भावना होती है, दोनों में शंका का माहौल होता है और दोनों ही घृणा नफरत की दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। और दोनों ही पक्ष एक दूसरे को कमजोर करने के लिए हर एक कूटनीति यानी चालाकी वाला तरीका अपनाती है। ठीक है। और लेकिन इसमें होता भी है कि असल में जो प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही है या प्रत्यक्ष लड़ाई है, डायरेक्ट युद्ध है, वो कभी नहीं होता। सिर्फ विचारों का ही युद्ध होता रहता है। लेकिन ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में प्रत्यक्ष कोई सैनिक संघर्ष की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। मतलब ऐसे माहौल में, गर्मा गर्मी के माहौल में लगता है कि लड़ाई कभी भी हो जाएगी। जैसा कि महाशक्तियों के बीच अमेरिका, सोवियत संघ, दोनों में वर्चस्व अधिकार को लेकर हो रहा था, जिसको उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेदार थी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था तो देखते हैं पहले। तो अब इस पॉइंट्स को जो है क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो इन दोनों ही महाशक्तियों में कारण था शीत युद्ध होने का, वो था विचारधाराओं का मतभेद यानी वैचारिक मतभेदों का होना। दोनों की दोस्तों विचारधाराएं अलग हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवाद थी, जबकि सोवियत संघ की विचारधारा कौन सी थी, साम्यवाद। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शीत युद्ध के संबंध में यह कहना कि शीत युद्ध शक्ति का संघर्ष था, शक्ति को लेकर लड़ाई थी, तर्क संघर्ष सही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो जुड़ाव है वो विचारधारा से ज्यादा था। बहुत से इतिहासकार और राजनीतिक शीत युद्ध का उदय 1917 की रूसी क्रांति को मानते हैं। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि शीत युद्ध का जो जो उदय था वो 1917 से हो चुका था, क्योंकि आपको अगर याद हो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति के माध्यम से ही साम्यवाद का उदय हुआ था, क्योंकि तभी से साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा मिला और इसीलिए इस क्रांति को समाप्त करने का हर संभव प्रयास पूंजीवादी पश्चिमी देशों ने किया था। क्योंकि इतिहासकारों का कहना है ना ही साम्यवाद आता और ना ही शीत युद्ध कभी होता। तो 1917 में जब साम्यवाद आना शुरू हुआ, साम्यवाद सबसे पहले 1917 में दुनिया के सामने आया,
तभी से पूंजीवादी देशों ने साम्यवाद वाली विचारधारा को खत्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन असल में वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे दोनों विचारधाराएं आमने सामने आ गई और दोनों में क्या हो गया, शीत। क्योंकि पश्चिमी राष्ट्रीय लोकतंत्र जो है, पश्चिमी देश जो है, वो लोकतंत्र मुक्त अर्थव्यवस्था, धार्मिक और सामाजिक आज़ादी के पक्षधर है। यहाँ पे सभी कुछ क्या है, वो निडर है, आज़ाद है हर चीज़ के लिए। जबकि रूस जो है पूंजीवाद को का समापन सारे विश्व से करना चाहता है। मतलब दोनों विचारधाराएं अलग अलग हैं, और रूस जो है साम्यवाद को अपनाता है, तो वो पूंजीवाद को सारे विश्व से समाप्त करना चाहता था। अर्थात दोनों महाशक्तियों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं, जीवन सिद्धांत, नियम कानून, नैतिक मूल्य, सब कुछ आपस में परस्पर विरोधी थे। दोनों विचारधाराएं सब कुछ एक दूसरे से अलग, जिस कारण दोनों के बीच गंभीर वैचारिक विचारों का मतभेद देखने को मिला। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इन वैचारिक मतभेदों के कारण ही दोनों एक दूसरे के पूर्वज यानी घातक विरोधी बन गए थे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है शक्ति के लिए संघर्ष या शक्ति संघर्ष के लिए। अब मैंने बताया ना, दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती थी। इस कारण इन दोनों में क्या हुआ, शीतयुद्ध को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण कारक यानी कारण शक्ति के लिए संघर्ष भी था, क्योंकि दोनों महाशक्तियां अधिक से अधिक ताकत अर्जित यानी प्राप्त करके अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि कर रही थी, अपने आप को आगे बढ़ा रही थी। सोवियत संघ जो था वो पूर्वी यूरोप में अपना प्रभुत्व अधिकार स्थापित करना चाहता था। इसीलिए रूस के शासन अध्यक्ष स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में यह स्वीकार किया कि युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक सरकार कायम करने का प्रयास किया जाएगा। अब होता क्या है दोस्तों, कि जब शीत युद्ध हो रहा था, तो शीत युद्ध के टाइम पे क्या हुआ, महाशक्तियां दोनों अधिक से अधिक ताकत प्राप्त करना चाहती थी। तो सोवियत संघ ने क्या चाल चली कि पूर्वी यूरोप में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए रूस ने, उस समय जो सोवियत संघ यानी रूस के जो राष्ट्रपति थे वो स्टालिन थे। तो स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में यह बात बोल दी ताकि पूर्वी यूरोप पे कब्जा करा जाए। तो उन्होंने लोगों को मतलब एक गुमराह किया कि युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो यूरोप है, पूर्वी यूरोप, वहाँ के देशों में लोकतांत्रिक सरकार कायम करने का प्रयास किया जाएगा, कि जो जो रूस के साथ रहेगा वहाँ पे लोकतंत्र आ जाएगा। तो ऐसा करके उन्होंने यूरोप के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया, ये बोलकर कि वहाँ पे हम क्या लाएंगे, लोकतंत्र लाएंगे। लेकिन युद्ध के 3 वर्ष के बाद ही यहाँ सभी देशों में, हंगरी हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो या बुल्गारिया हो और चेकोस्लोवाकिया, इन सभी देशों में केवल साम्यवाद का ही शासन स्थापित हो गया। मतलब गंगा उल्टी बह गई, मतलब बोला कुछ और कर दिया कुछ, जिससे पूर्वी यूरोप के अधिकांश संसाधनों पर सोवियत संघ का प्रभाव देखने को मिला। अब बोला था लोकतंत्र लाएंगे, लेकिन असल में अपनी ही विचारधारा सारे देशों में फैला दी, सब पे कब्जा कर लिया। किसने, यूरोप, सॉरी सोवियत संघ ने। और सोवियत संघ ने क्या करा, अब एक ही तीर से सबको निशाना बना लिया, यूरोप के देशों को। ठीक है ना। इस घटना से चिंतित होकर पश्चिमी यूरोप ने, अब यूरोप जो था वो 2 भागों में हो गया, तो पूर्वी यूरोप पे कब्जा किसका हो गया, सोवियत रूस का हो गया। अब बचा पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिम पश्चिम में यूरोप के जो पूंजीवादी देश हैं, ब्रिटेन और अमेरिका, अब क्या चिंतित हो गए कि यार इसने एक कर दिया, एक साथ इतने सारे देशों पे कब्जा कर लिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यूनान में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूनान को आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया। तो इस नीति को ट्रूमैन सिद्धांत की नीति भी कहा जाता है। अब हुआ क्या कि यूनान जो था, यूनान देश में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था। तो राष्ट्रपति ट्रूमैन जो थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने क्या करा, रातों रात, उस समय कह सकते हो, यूनान को पैसे देके खरीद लिया। यानी यूनान को दे दी आर्थिक सहायता, और जब यूनान को मिला भर भर के पैसा, तो यूनान किसके पाले में आ गया, यूनान आ गया अमेरिका के पाले में। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि यूनान जो था, यूनान पर सोवियत संघ की विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा था। यूनान पर सोवियत संघ की विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा था, तो यूनान कभी भी सोवियत संघ से मिल सकता था। लेकिन राष्ट्रपति ट्रूमैन जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने चाल चली कि यूनान को आर्थिक सहायता दे दी, मतलब ढेर सारा पैसा दे दिया। अब ढेर सारा पैसा मिलते ही यूनान की आंखें फटी की फटी रह गई, यार इतना सारा पैसा। तो यूनान चुपचाप किसकी तरफ आ गया, वो अमेरिका की तरफ आ गया। तो जिससे एकदम से बाजी पलट गई। तो और इस नीति को बोलते हैं ट्रूमैन सिद्धांत की नीति, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ही तो यूनान को अपनी साइड मिलाया था। तो जिसे ट्रूमैन सिद्धांत की नीति भी कहा जाता है, क्योंकि यह आर्थिक सहायता ऐसे समय में दी गई जब यूनान में सोवियत संघ के प्रभाव को लेकर गहरा युद्ध हो रहा था। मतलब वहां पे कुछ लोग अपना रहे थे सोवियत संघ की विचारधारा को, कुछ लोग मना कर रहे थे, तो उसे गहरा युद्ध बोलते हैं। जब वहाँ के लोगों में आपस में लड़ाई हो रही थी, दंगे हो रहे थे। ठीक है। और उसी समय ट्रूमैन ने वहाँ पे पैसा दे करके उसको हाथों हाथ खरीद लिया, अपने साथ मिला दिया। इसीलिए यूनान में अमेरिकी हस्तक्षेप की वो शीत युद्ध की शुरुआत किया जाता है, और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत होती, दोनों में गर्मा गर्मी की और लड़ाई की।
क्योंकि इस बात को लेकर के रूस सोवियत संघ जो था वो बहुत नाराज हो गया कि तूने ऐसे समय में उसको अपनी साइड मिला दिया जिसमें वो कभी भी मेरी तरफ आ सकता था। मतलब वो सोवियत संघ के पाले में जा सकता था, लेकिन पैसे मिलते ही वो कहाँ चला गया, अमेरिका के पाले में। तो शीत युद्ध का मेन कारण इसको भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का वास्तविक असली उद्देश्य था रूस के बढ़ते प्रभाव पे अंकुश रोक लगाना। इसलिए उसने क्या करा, यूनान को अपनी साइड मिला दिया, किसने, अमेरिका ने, ताकि रूस ज्यादा देशों पे कब्जा ना कर पाए। अविश्वास और घृणा की भावना का होना इस समय कैसे, दोनों में अब अविश्वास था एक दूसरे के प्रति और घृणा नफरत की भावना थी। कीचुत को उत्पन्न करने वाली घटनाओं में एक घटना तब घटी जब 1942 में जर्मनी ने सोवियत रूस पर आक्रमण किया। अब ये वो समय था जिस समय अमेरिका और सोवियत संघ में गहरी दोस्ती थी। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जर्मनी ने सोवियत संघ पे हमला कर दिया। तब सोवियत रूस ने अपने मित्र यानी पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका से, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया। अब सोवियत रूस ने कहा कि मैं जर्मनी को सामने से घेरता हूँ और अमेरिका तू पीछे से आगे इसको घेर ले, तू यहाँ से इस पे दूसरी साइड से हमला कर दे। लेकिन उसके मित्र यानी कि अमेरिका जो थे वो उसके अनुरोध, उसकी रिक्वेस्ट को यह कहकर टालते रहे कि उनकी तैयारी अभी अधूरी है, या तो ये कहे कि अमेरिका ने उस समय उसकी मदद नहीं करी, जबकि सोवियत संघ को मदद चाहिए थी, क्योंकि जर्मनी उस समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था सोवियत रूस से। और 1944 में रूस की तब सहायता करी अमेरिका ने, जब रूस को भारी जनक्षति, उसकी भारी सेना मर चुकी थी, उसकी लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका था। इस घटना से रूस के मन में पश्चिमी देशों के खिलाफ संदेशक की भावना घर कर गई। अब उसी दिन से जो रूस था, रूस के मन में ये भावना आ गई कि भाई अमेरिका जो है मेरा दोस्त नहीं है, बल्कि मेरा क्या है, शत्रु है। इसके अलावा एक और घटना ने शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। जब अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया और इस बात की जानकारी ब्रिटेन और कनाडा को, जहाँ तक कि और फ्रांस को थी, लेकिन अमेरिका के नज़दीकी जो मित्र दोस्त था सोवियत संघ को इस बात को लेकर अंधेरे में रखा गया, बताया नहीं। अब देखो यहाँ पर 1942 में जब सोवियत संघ ने मदद मांगी तो अमेरिका ने मदद नहीं की, लेकिन जबकि यहाँ पे उसने क्या कर रखा, परमाणु हथियार बना रखे हैं, और कनाडा को, ब्रिटेन को, फ्रांस को पता है, जबकि सोवियत रूस को नहीं पता कि उसके पास क्या है, परमाणु हथियार है। तब सोवियत संघ ने इसे क्या दी, विश्वासघात की संज्ञा दी। और इस बात को लेकर सोवियत संघ के मन में पश्चिमी देश यानी अमेरिका को लेकर अविश्वास और संदेशक बढ़ता चला गया, जिससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। उसे पता लग गया कि ये मेरी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा है मुझे मरवाना चाहता ही है। ठीक है, अब आता है विरोधी प्रचार अभियान। विरोधी प्रचार का मतलब कि एक दूसरे को दोनों ही तरफ से नीचा दिखाया जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से ही दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं तथा लेखकों द्वारा, जो एक दूसरे देशों में लेखक रहते हैं, राइटर्स रहते हैं, उनके द्वारा किताबों में एक दूसरे की विचारधाराओं का विरोध हुआ। जो पश्चिमी देश है वो सोवियत संघ की विचारधारा को बुरा भला बोल रहे थे, और सोवियत संघ की साइड के जो, ये कह सकते हो कि पूर्वी यूरोप के या पूर्वी गुट के जो देश हैं वो अमेरिका के बारे में बुरा भला लिख रहे थे और बोल रहे थे, और अपने अपनी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया गया, जिससे पूरे विश्व में विचारधारा विरोधी प्रचार अभियान शुरू हो गया। सब एक दूसरे की विचारधाराओं का विरोध कर रहे थे। सिर्फ दो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। साम्यवाद पूंजीवाद का विरोध कर रहा था और पूंजीवाद साम्यवाद का विरोध कर रहा था। यह अभियान न केवल अपने देश तक सीमित था, बल्कि एक दूसरे देशों में जाकर वहां की जनता को अपनी विचारधारा अपनाने और उनकी विचारधारा का विरोध करने का अभियान चलाया गया। अब अपने देशों तक तो बात समझ में आती है, दूसरे देशों में जाके दूसरे देशों की विचारधाराओं को गलत बोल रहे हैं, और इससे दोनों महाशक्तियों में गहरा असंतोष, गुस्सा देखने को मिला, जो आगे चलकर शीत युद्ध का क्या बना, कारण बन गया। ठीक है, आगे आते हैं। छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन बनाना। अब हमने पढ़ा था उपनिवेश और साम्राज्यवाद का पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था, बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों के साथ सैनिक समझौते कर रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे थे वहाँ के संसाधनों को लेकर के। तो यहाँ पर भी वही पढ़ेंगे, छोटे छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन बनाना, कि बड़े बड़े देशों ने छोटे देशों को अपने साथ मिला दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोनों ही महाशक्तियों ने आपसी शंका और घृणा एवं युद्ध जैसी स्थिति से बचाव के लिए कि कोई किसी पर हमला न कर दे, उसके लिए अपने आसपास के देशों के साथ सैनिक गठबंधन बनाए। मतलब छोटे देशों को साथ मिला लिया ताकि सेना बढ़ जाए, ताकि बड़े देश छोटे देशों के संसाधनों का लाभ भी उठा सके और उन्हें सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल भी कर सके। और फायदा किसका, बड़े देशों का है, क्योंकि छोटे देशों के साथ अगर मिलेंगे तो वहाँ के संसाधन भी मिल जाएंगे और वहाँ की सेना को भी साथ में ले लेंगे, और अपने विरोधियों की साजिशों पर नजर रख सके। इसके अलावा मूल असली कारण था दोनों ही महाशक्तियों द्वारा अपनी अपनी विचारधाराओं को अपने आसपास के देशों में फैलाना। इसलिए उन्होंने छोटे देशों के साथ क्या करा, सैनिक गठबंधन किया। इसलिए उन्होंने छोटे देशों को सैन्य गठबंधन के रूप में क्या किया, इस्तेमाल किया।
सबसे पहला ग्रुप जो था वो था 1949 में पश्चिमी राष्ट्रों खासकर अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की, जिसे हम बोलते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र देश थे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम आदि। ये सभी पूंजीवादी विचारधारा वाले देश इसमें शामिल थे और उनका उद्देश्य था साम्यवादी विचारधारा को का विरोध करना, उसको रोकना आगे बढ़ने से। फिर अमेरिका ने एक और ग्रुप बनाया, लेकिन वो बना था बाद में। उससे पहले क्या करा, सोवियत संघ ने एक ग्रुप बना दिया, क्योंकि नाटो को रोकने के लिए सोवियत संघ भी तो क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। तो नाटो संगठन के जवाब में सोवियत रूस ने भी पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर 1955 में वार्सा संधि पर हस्ताक्षर किए। जो दोस्तों ये वार्सा है, वार्सा पोलैंड की राजधानी और संधि माने समझौता होता है, ठीक है। तो अब इसने सोवियत रूस ने जो ग्रुप बनाया उसका नाम था वार्सा पैक्ट, जिसके सदस्य देशों में इसमें कौन कौन शामिल था, सोवियत संघ, पोलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया आदि देश शामिल थे। इनका उद्देश्य था साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करते हुए पूंजीवाद का विरोध करना। अब यहाँ पे जो नाटो बना है वो साम्यवाद को रोकेगा, यहाँ जो साम्यवाद बना है वो नाटो को रोकेगा। तो दोनों विचारधाराओं के सैनिक गुट बन चुके हैं और इसके ग्रुप का नाम था, सोवियत संघ के ग्रुप का वार्सा पैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे नाटो। अब आगे आते हैं तीसरा। इसी पहल में अगला जो कदम उठाया वो दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका के नेतृत्व में एक अन्य सैनिक संगठन बना, जिसे कहते हैं सीटो, साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य था साम्यवाद को इस क्षेत्र में आने से रोकना, और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो अमेरिका ने इसको बना दिया फटाक से जल्दी से, ठीक है। फिर अचानक अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया, एक अन्य सैनिक संगठन सेंटो, 1950 में बगदाद समझौते के रूप में सामने आया, जिसे 1959 में अमेरिका के नेतृत्व में सेंटो अर्थात केंद्रीय संधि संगठन कहा गया। पहले इसका नाम जो था 55 में बगदाद समझौता रखा गया, लेकिन बाद में जो इराक से जब इससे अलग हुआ, इराकी समझौते थे, तो 1959 में इसे क्या कर दिया गया, केंद्रीय संधि संगठन सेंटो इसका नाम कर दिया गया। अतः इन सैनिक संगठनों के कारण ही दोनों महाशक्तियों में आपसी शंका, घृणा और युद्ध का माहौल कायम हुआ, जो इसको शीतयुद्ध की ओर ले गया। तो हमने यहाँ पर जो देखा कि अमेरिका ने क्या करा, 3 सैनिक गुट बनाए। सबसे पहले अमेरिका ने कौन सा बनाया, नाटो, फिर कौन सा बनाया अमेरिका ने, सीटो, और फिर कौन सा बनाया, सेंटो। तो अमेरिका के 3 हो गए, जबकि ये वाला जो है ये किसका, ये सोवियत संघ का है, कौन सा है, ये वार्सा पैक्ट, ठीक है। तो इस कारण भी शीतयुद्ध बढ़ता चला गया। अब आते हैं अस्त्र शस्त्रों की आपसी होड़, हथियार बनाने की बड़ी लालसा थी दोनों ही देशों में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोनों ही महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने आप को एक दूसरे से सुरक्षित करने के लिए तथा शक्ति संतुलन कायम करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हथियारों की होड़ कंपटीशन शुरू कर दिया। वैसे पहल तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर कर दी थी, परंतु उसके बाद नाभिकीय यानी कि परमाणु न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ शुरू हुई, सभी ने परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया। तब उस समय जब अमेरिका ने 1945 में परमाणु विस्फोट किया हिरोशिमा नागासाकी पर, तो उसके कुछ ही सालों बाद 1949 में रूस ने परमाणु बम का सफल परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, उसने परमाणु बम बना लिया। इस प्रकार 1952 में ब्रिटेन ने परमाणु बम बनाया, 1964 में फ्रांस ने नाभिकीय परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली, और 1964 में चीन ने भी इस दौड़ में शामिल हो गया। और सभी देश अपनी आय इनकम का, अपने पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शस्त्र हथियारों के निर्माण पे खर्च करने लगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर युद्ध में तनाव जैसी स्थिति को बढ़ावा मिला। और अब लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन असल में फिर भी युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इसी तभी तो इसका नाम है शीत युद्ध, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन असल में युद्ध नहीं हो रहा था, बस सिर्फ बातों की ही लड़ाई हो रही थी। अतः उपरोक्त विवेचन के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध जो था वो केवल जोर आजमाइश, कसाकसी जो होती है, खींचातानी, सैनिक गठबंधन और जो सैनिक ग्रुप बना रहे हैं और शक्ति संतुलन, शक्ति दिखाने का ही मामला नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ जो ये लड़ाई आप देख रहे हो ना, इसका संबंध विचारधाराओं से भी था। क्योंकि ये मेन जो लड़ाई अगर देखी जाए तो विचारधाराओं को लेकर हो रही थी, जिसके कारण दोनों महाशक्तियों में तनाव या घृणा का माहौल देखने को मिला, अर्थात जिस कारण दो दृढ़ता दुनिया 2 भागों में बट गई। गुट निरपेक्षता सामने आया, क्योंकि भारत जैसे देशों ने शीत युद्ध से अलग होकर अपना अलग गुट बनाया था। इस समय सैनिक गठबंधन बन रहे थे, हथियारों की होड़ हो गई थी। ये सभी आदि स्थितियां परिणाम के रूप में इस समय क्या सामने आई। तो दोस्तों लीजिए, हमारा ये वाला टॉपिक भी आज समाप्त होता है। तो चलिए
फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।